हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज करने जा रहे हैं वो कविता नागार्जुन जी की कविता फसल। तो एक कविता इनकी मैं पहले भी करवा चुका हूँ। आपके सिलेबस में दो कविताएं हैं इनकी, एक फसल और एक यह दंतुरित मुस्कान। तो दंतुरित मुस्कान हम पहले कर चुके हैं और ये जो कविता फसल है जो आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज थोड़ा सा नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ताकि इनके जो भाव हैं हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सुप्रसिद्ध जनवादी कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये वैद्यनाथ मिश्र इनका पूरा नाम यानी कि पहले नेम था इनका। आपका जन्म बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में सन 1911 में हुआ। अल्पायु में ही इनकी मां का देहांत हो गया। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका लालन पालन हुआ। नागार्जुन और यात्री के नामों से ये काव्य रचना करने लगे। नागार्जुन और यात्री, यात्री इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये हमेशा घूमते रहते थे, जगह जगह अपने सैर करते रहते थे और अपनी रचनाएं रचते रहते थे। तो इनको यात्री के नाम से भी जाना जाता था और नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई। सन 1936 में श्रीलंका में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक बार उनको जेल भी जाना पड़ा। संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा हिंदी सभी भाषाओं का इनको गहरा ज्ञान था। तो इतनी भाषाएं ये जानते थे। बाल्यावस्था में कष्टों और पीड़ाओं को भोगने के कारण इनके काव्य में पीड़ा का अत्यधिक महत्व देखा जा सकता है। वैसे ये स्वभाव से फक्कड़, मस्तमौला तथा अपने मित्रों में नागा बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। अनेकों नाम थे, बिल्कुल मस्त थे ये। आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या हिंदी साहित्य को प्रदान किया। काव्य जो कविताएं हैं इनकी, काव्य में क्या कुछ लिखा था? युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी परछाई, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, खून और शोले, चना जोर गरम तथा भस्मांकुर, ये खंड काव्य था उनका। इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, यानी कि नॉवेल्स भी लिखे थे इन्होंने। नॉवेल्स हैं वरुण के बेटे, हीरक जयंती, बल्चनमा रतिनाथ की चाची, नई पौधा, कुंभी पाक और उग्र तारा, अपने दीपक, हिंदी मासिक तथा विश्व बंधु साप्ताहिक का संपादन भी इन्होंने किया है। मैथिली में रचित काव्य रचना पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। काव्य का विशेषताएं इनकी क्या थी? जो इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है उनकी फीचर्स यानी कि मेन इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए, नागार्जुन एक जनवादी कवि हैं, अतः इनका काव्य मानव जीवन से संबंध है। उनका काव्य वैविध्यपूर्ण है। वैविध्यपूर्ण का मतलब विभिन्नताएं हैं उनमें। इनकी कुछ कविताओं में मानव मन की रागात्मक अनुभूति का सुंदर वर्णन हुआ है। कुछ रचनाओं में इन्होंने सामाजिक विषमताओं तथा राजनीतिक विद्रूपताओं पर व्यंग किया है। इस प्रकार प्रगतिवादी विचारधारा के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य का चित्रण भी इनके काव्य में हुआ है। अन्यत्र ये प्राकृतिक वर्णन में भी रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। इनके समूचे काव्य में देश प्रेम की भावना विद्यमान है। पुनः नागार्जुन ने वर्तमान व्यथा के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए समाज की रूढ़ियों और जड़ परंपराओं पर भी प्रहार किया है। यानी कि हरेक कवि, हरेक साहित्यकार जो है वो बुराइयों के प्रति जरूर लड़ा है। भाषा शैली देखिए, इन्होंने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग, कैसे कैसे इन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा कैसी ली है।
नागार्जुन की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली के बोलचाल रूप को ही अपनाया है। जनवादी कवि होने के कारण इनकी भाषा में ग्रामीण और देशज शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। कुछ स्थलों पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने अपनी कविताओं में श्रृंगार, वीर तथा करुण तीनों रसों का समाविष्टि किया है। इसमें भाषा में भी सरलता, कोमलता तथा कठोरता आ गई है। जहां आक्रोश तथा व्यंग्यात्मकता का पुट है, वह अलंकारों का बहुत कम प्रयोग हुआ है। शब्द के तीनों शक्तियां अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना का सार्थक प्रयोग हुआ है। जो शब्द हम करते हैं, शब्द विचार, यानी कि शब्द जो होते हैं, इनकी तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। कुछ स्थलों पर प्रतीक विज्ञान तथा बिंब योजना भी देखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये नागार्जुन जी के जीवन परिचय पर हमने प्रकाश डाला है। तो अब इनकी करके देखते हैं हम कविता फसल, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के परिश्रम के साथ साथ प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव का सम्मान करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो फसल है वो ठीक है, वो किसान क्या है, किसान फसल को पैदा करता है, लेकिन अकेला किसान ही महत्व नहीं है, उसका किसान का महत्व नहीं है। उसमें प्राकृतिक तत्व यानी कि पूरी की पूरी प्रकृति भी किसान के साथ होती है, तब पैदा होती है फसल। तो देखिए, फसल हम कविता करने जा रहे हैं, इसको व्याख्या ध्यान से इसको सुनिएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब कवि यहाँ पे कहता है कि एक या दो नदियां नहीं है, ढेरों सारी, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी नदियां हैं। उन नदियों का सारा पानी मिल करके ही क्या करता है, ये फसल तैयार करता है। ये जो फसल है, ऐसा लगता है कि उस पानी का ही जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब कवि कहता है कि एक या दो हाथों से मिलकर के फसल तैयार नहीं होती है, लाख लाख यानी कि लाखों लाखों, और कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों करोड़ों जो इंसान है, आदमी है, वो सारे मिल करके ही क्या करते हैं, उनके हाथों, एक दूसरे से हाथ उनके स्पर्श करते हैं, तो उनकी गरिमा से पैदा होती है फसल। रवि कहता है कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, यानी कि जो ये फसल है, किसी एक खेत की मिट्टी नहीं है, इसमें हजार हजार खेतों की मिट्टियों का क्या है, गुण धर्म है। उसी गुण धर्म के, यानी कि मिट्टी की गुण धर्म के कारण ही, मिट्टी का गुण धर्म का मतलब क्वालिटीज, मिट्टियों की क्वालिटीज, यदि मिट्टियों की क्वालिटी अपनी क्वालिटी छोड़ देगी मिट्टी, तो फसल तैयार नहीं होगी। तो इसलिए कवि कहता है कि पूरी की पूरी फसल तैयार होने के लिए नदियों के पानी का जादू और लाखों करोड़ों हाथ, यानी कि लाखों करोड़ों इंसान मिलते हैं, तब फसल तैयार होती है। और उनके साथ साथ हमारे जो खेतों की मिट्टी का जो गुणधर्म है, वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पैरा आपको समझ में आया होगा। इस पहले पैरे में कवि ने क्या है कि तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, और पानी का जादू जैसे इस तरह से शब्दों को प्रयोग करके यहाँ पर पूरा भाषा को चमत्कारित बना दी है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा पैरा है। यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि फसल क्या है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कवि कहता है फसल और कुछ नहीं है, फसल सिर्फ नदियों के पानी का क्या है, जादू है, और हाथों के स्पर्श की महिमा है। जो लाखों करोड़ों इंसान मिल करके एक दूसरे से सहयोग करके क्या है, फसल पैदा करते हैं, उन लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये सारी की सारी मिट्टियां मिल करके एक फसल तैयार करती है। जैसे उसमें भूरी मिट्टी आती है, काली मिट्टी आती है, संदली मिट्टी, ये भी एक मिट्टी का प्रकार है। तो ये सारी की सारी मिट्टियां मिल करके भी क्या करती है, एक फसल तैयार करती है।
रूपांतरण है सूरज की किरणों का। यदि सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगी, सूरज की किरणें फसल पर नहीं पड़ेंगी तो फसल तैयार नहीं होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ये सूरज की जो किरणें हैं उसका रूपांतरण यानी कि बदला हुआ रूप हमारे को मिल जाता है। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा का भी विशेष योगदान है हमारी फसल पैदा करने में, यानी कि जो सिमटा हुआ संकोच, जो हवाएं चलती हैं और फसलें लहलाती हैं तो उनको भी अनेक प्रकार के प्राकृतिक तत्व उनको मिलते हैं, तब जाकर के तैयार होती है फसल। तो स्टूडेंट्स, ये नागार्जुन जी की दोनों कविताएं हमारी हो चुकी हैं। यदि इसके अंदर से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।